तरफ से कुछ ऐसा बाढ़ आने वाला है बोल के पहले ही संसद में वो खुलेआम बोली थी। हम्म। तो इसको शायद ना उस टाइम का केपी ओली गवर्नमेंट या इस टाइम का बालेंद्र शाह गवर्नमेंट किसी ने भी शायद इसको सीरियसली नहीं लिया होगा। हम्म। क्योंकि नेपाल में एक जो हम देखते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में ओपोजिशन का बात संभव ज्यादा कोई सीरियस लेता नहीं है, उसको हम्म। बस विरोध के नाम पे उसको टाला जाता है। हम्म। तो वो भी इसका उदाहरण है। रहा बात चाइना इंफॉर्मेशन दिया कि नहीं दिया, ये बात अभी तक कहीं से भी कुछ वेरीफाइड डाटा नहीं आया है। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल कहता है कि नहीं चाइना हम लोग को पहले ही जानकारी दे दिया था बोलता है, कोई बोल रहा है कि नहीं दिया था, मगर इसका एग्जैक्ट बात क्या है ये किसी को पता नहीं है। हम्म। और दूसरा बात, चाइना अभी जैसे सुबह चाइना एम्बेसी जो नेपाल में है उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस टाइप का एलिगेशन नेपाल और नेपाल की मीडिया हम लोग पे लगा रहा है वो फॉल्स है। तो इसका अभी तक वेरीफाइड सोर्स नहीं है, मगर अब जो हो गया उससे ज्यादा भी आगे क्या करना है उसके तरफ हम लोग को आगे बढ़ना है। जैसे चाइना ने रियल टाइम डाटा शेयर किया नहीं किया उसका अभी तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। वैसे ही अब जैसे ये चाइना से आते हुए नेपाल होते हुए ये भारत तरफ जाएगा अथवा गया होगा, तो भारत तक के लिए अब हम लोग को कमती में ये जो थ्री नेशन है, ये जो तीन देश है, इनको एक रियल टाइम डिजिटल डाटा मॉनिटरिंग सिस्टम पे काम करना चाहिए। जैसे कि चाइना में अगर कुछ हो रहा है, अगर उसका प्रभाव इंडिया तक जा रहा है तो रियल टाइम उसका डाटा शेयर होना चाहिए, जिससे शायद कल के दिन में हम लोग ये जो अभी डेथ बॉडी गिन रहे हैं शायद वो नहीं गिनना पड़े अथवा इससे कुछ कम जनधन का क्षति हो। इसके लिए तीनों गवर्नमेंट को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसमें अगर कोई ये कहेगा कि नहीं नेपाल क्या बोलता है चाइना के विरोध करना चाहिए अथवा कोई बोलेगा नेपाल भारत का विरोध करना चाहिए, हम कहते हैं नेपाल तीनों देश का साथ मिलके इस समस्या का समाधान करे, क्योंकि सेंटर में नेपाल है और नेपाल को जब दिक्कत होगा तो वो दिक्कत इंडिया को भी झेलना पड़ेगा। तो वो तो इसके लिए अभी के टाइम में जो जी जी बताएं। जी अभी के टाइम में अभी का जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे हम अभी देख रहे हैं नेपाल का वाटर बम बोल रहे हैं, ये रियल में नेपाल का वाटर बम नहीं है, ये क्लाइमेट का वाटर बम है। तो अगर क्लाइमेट के साथ अगर इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ करोगे तो ये झेलना पड़ेगा चाहे जो भी हो। तो ये इसमें इसमें अगर कोई किसी को दोष देने से भी हम लोग चूके कहाँ उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अब चाहे वो नेपाल गवर्नमेंट हो चाहे चाइना गवर्नमेंट हो, या कल के दिन में इस आपदा से बचने के लिए इंडिया गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तीनों साथ होना पड़ेगा इस बात में। क्योंकि नेचुरल जो डिजास्टर होता है ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता और कोई चाह के भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकेगा, जी। मगर हाँ प्रिकॉशन ले सकते हैं। ये बात सही है कि प्रिकॉशन ले सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। जो त्रासदियाँ हो रही हैं, बड़ी त्रासदियाँ हो रही हैं, अगर जानकारी हो जाए उस पर एहतियात बरते या तो उन्हें छोटा किया जा सकता है। डॉक्टर निपरा मेरे साथ मौजूद है। निपरा जी, आपने सही कहा। आप जैसे देखिए, तीन देशों का मामला है, चाइना, नेपाल, भारत, तीन देशों का मामला है। लेकिन मुझे लगता है कि पूरी की पूरी हर देश की जो सरकार है उसकी नज़र इस बात पर रहती है कि एलओसी से कौन कितना दो कदम आगे कर लिया, किसने पीछे कर लिया, किसके सैनिक अंदर घुस गए। यहाँ तो पूरा का पूरा ग्लेशियर आ गया, पानी अंदर घुस गया और वो तमाम देश को नुकसान पहुंचाता हुआ आगे बढ़ रहा है, उसकी चिंता किसी को नहीं है। लेकिन क्या कोई ऐसा सिस्टम है, चूंकि आपने टेहरी में आप जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई सिस्टम है जो तीन देशों का, चूंकि तीनों देश तिब्बत से, हिमालय से जुड़े हुए हैं और तीनों ही देश इस आपदा से जुड़े हुए हैं, चूंकि चाइना थोड़ा सा ऊंचाई पर है, वहां पर वो लगातार निर्माण कर रहा है, तो क्या ऐसा कोई सिस्टम है कि अगर इस तरह की कुछ भी वार्निंग होती है या ऐसी कोई घटना आती है, ग्लेशियर टूटता है, एवलांच आता है, तो कम से कम रियल टाइम डेटा उन तीनों देशों को पता चल जाए, संबंधित इलाकों में क्या क्या खतरे हो सकते हैं उनका आभास पता चल जाए? ऐसी कोई स्थिति है? कोई ऐसी कमेटी, कोई ऐसी बॉडी, कोई ऐसा बोर्ड है? अगर आप सही कह रहे हैं, अगर हम क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। हमारे पास जो भी क्लाइमेटी आएगी, जो भी इशू आएगा, वो ट्रांस बाउंड्री होगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पर हम रिवर सिस्टम या एक देश के अकॉर्डिंगली ना देखें, हम उसको एक वाटर शेरी, वो किस किस कंट्री के थ्रू फ्लो हो रही है। तो हम एक एपेक्स बॉडी, जैसे हमारा यूएन है, यूएन हमारी रिपोर्टिंग करता है या फिर वो समझता है, होलिस्टिक करता है, या हम भी डिफरेंट कंट्रीज के साथ में मिलके ये काम कर सकते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशंस और भी बहुत सारी हैं, जैसे इक्विमोड है, जो कि इसी ही तरीके से हम वाटरशेड मैपिंग के थ्रू, हम ये नहीं देखते कि ये हमारा वाटरशेड इंडिया
रहा है या बाहर आ रहा है। जब हम एक रिवर सिस्टम की बात करते हैं हम, तो उसको हम एक रिवर सिस्टम कंसिडर करते हैं, ना कि एक देश का पार्ट या दूसरे देश का पार्ट कंसिडर करते हैं। तो आई थिंक इस तरह की स्टडीज को हम कोई बात करें तो हाँ, जैसे हमारी रेनफॉल डेटा दैट ये कंप्लीटली डज नॉट हैव बाउंड्रीज, सो आई थिंक बाउंडेड विद द LOCs। हमारा क्लाइमेट डेटा, हमारा रेनफॉल दैट शुड बी शेयर्ड अक्रॉस दिस डिफरेंट कंट्रीज, सो दैट ऐसे डिजास्टर्स हमारे और अकर ना करें इन द नियर फ्यूचर। अनिल सूद साहब, जैसे ये सभी को पता था, शुरुआत में लग रहा था क्योंकि भूकंप आया हुआ है, 4.4 की या 5 की तीव्रता का भूकंप आया, फिर बाद में कहा कि 5.5 की तीव्रता का भूकंप है, लेकिन भूकंप नहीं था। ये बेसिकली ग्लेशियर का टूटना, एवलांच जैसी स्थिति थी, जिसके कारण जो झटका महसूस हुआ वो भूकंप जैसा लगा, और वो आया, झील में गिरा और झील के मुहाने को बंद कर दिया, और मुझे लगता है वो काफी समय तक बंद था। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम एक सामान्य सी चर्चा कर लेते हैं कि अभी हम कई देशों को देख रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। 700 ड्रोन से हमला किया गया, एक ने भी असर नहीं किया, हवा में ही मार दिए गए। एक ग्लेशियर जो टूटा, झील में गिरा, झील का मुहाना बंद किया, और अगर तमाम, मुझे लगता है कि ऐसे देश हैं जो कि चांद से पानी खोजने की बात करते हैं, जीवन बसाने की बात करते हैं, अगर उन्हें पहले ही पता चल जाता तो कोई ऐसा यंत्र, कोई ऐसा तंत्र, कोई ऐसा ड्रोन जो वहाँ जाकर अगर हिट कर दिया जाता तो मुझे लगता है कि वो अलग हो जाता, और जो पानी वहाँ पर भरता नहीं, इतना बड़ा पानी का गुबार वहाँ पर नहीं होता, वो पानी रास्ता से बहता रहता जैसे आमतौर पर बह रहा था, तो शायद ये घटना नहीं होती। लेकिन किसी को ऐसी चिंता नहीं थी, जानकारी नहीं थी, कोई ऐसी बॉडी नहीं है, कोई ऐसी संस्था नहीं है, कोई ऐसा कमीशन नहीं है, कुछ तो हो जो कम से कम ये मॉनिटर करे, क्योंकि ये झीलें मुझे लगता है कि इस पूरे इलाके को बहा कर ले जाएंगी आने वाले समय में। जी मनोज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी हम ईरान और अमेरिका की लड़ाई देख रहे हैं। रेस हिंदुस्तान और चाइना में ये है कि बॉर्डर के ऊपर रोड्स कैसे बनानी है, डेवलपमेंट कैसे करनी है, ताकि डिफेंस नीड। जब हम ईरान और अमेरिका की वॉर देखते हैं तो ना तो आर्टिलरी की मूवमेंट है, ना एयरफोर्स की मूवमेंट है, मिसाइल है और ड्रोन है। ईरान ने सबको सरप्राइज कर दिया ड्रोन्स के, उसके पास कितने एडवांस स्टेज ड्रोन्स हैं। चाइना अपने आप को टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस है, भारत से तो कर कहीं आगे है। चूंकि एक व्यू बना हुआ है कि हमने यहाँ डेवलपमेंट करनी है, और एक माइंडसेट बना हुआ है कि हमने डिफेंस नीड में यहाँ डेवलपमेंट करनी है, तो ये सब चीजें जो एनवायरमेंटल कंसर्न है, जो बेसिक कंसर्न है, वो सारे हाइंडसाइट में चले जाते हैं, और वो हाइंडसाइट पे चले गए हैं। अगर सारे ये चारों कंट्री इकट्ठे बैठ के डिस्कस करें कि ये टोपोग्राफी है, ये जियोग्राफिकल कंडीशन है, ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, हमें कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ हमें इसको रोकना है, कैसे इसको रिस्टोर करना है। जो डैमेज हो चुका, आई ऑलवेज से कि देयर इज नो रीटेक इन एनवायरनमेंट एंड डेथ। जो एक बार हो गया उसको आप अंडू नहीं कर सकते, तो उसको आपको रिस्ट्रिक्ट करना है, उसको कंटेन करना है। उसके लिए सब कंट्रीज को बैठना जरूरी है, और इनकी जो ग्लेशियर लेक की मूवमेंट है, इसकी साइंटिफिक असेसमेंट होना जरूरी है, और इस साइंटिफिक असेसमेंट के लिए भी रिसोर्सेज चाहिए। उन रिसोर्सेज को कलेक्टिव रिसोर्सेज करते हुए, अगर कहीं लगता है कि अगर ये जो लेक है ये डेंजरस लेवल पे पहुंच सकती है, तो उसको हो सकता है पंक्चर करके थोड़ा थोड़ा पानी उससे निकाला जाए, तो शायद इससे बच सके हम। हाँ, कम से कम इतना जो भयावह और विकराल रूप है, पानी का जो वेग था, वो कम से कम वेग तो नहीं होता, उसको पंचर करके रोका जा सकता था। अब जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि चीन वहां पर अंधाधुंध विकास कर रहा है, तमाम सारे प्रोजेक्ट बना रहा है, ठीक है, विकास जरूरी है, लेकिन वो विनाश की शर्त पर नहीं होना चाहिए। इस बात को भी गंभीरता से लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ इस